पिछली वीडियो बनाई थी आर्ट में कमीशन को लेकर, लेकिन कुछ लोगों के डाउट आए कि सर आर्ट में जो कमीशन है उसमें तो आपका फिटमैन फैक्टर है, आखिर क्या होता है? इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपके जो पिछली वीडियो में जो आपके डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएं, और जिन लोगों ने आर्ट में कमीशन हमारी पूरी कहानी नहीं देखी उसको जरूर देख लें, ताकि आप उस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सरकारी आदमी की कितनी सैलरी बढ़ने वाली है। फिलहाल यहाँ हम चर्चा करेंगे फिटमैन फैक्टर का। तो चलिए स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद किस नाम है, मैं अमित चौधरी। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि भारतीय वेतन आयोग में फिटमैन फैक्टर एक तुलनात्मक विश्लेषण, कि आखिर ये फिटमैन फैक्टर क्या शुरुआत से जुड़ा हुआ है या बीच में किसी कमीशन में इसको जोड़ा गया था, और वो कौन से मेथड थे जिसके माध्यम से इसको जोड़ा गया और क्या आवश्यकता थी। इन सभी बिंदुओं पर यहाँ पर आपके साथ हम विस्तार से चर्चा करेंगे। छठे और सातवें वेतन आयोग तक विकास, कर्मचारी कल्याण और राजकोषीय जिम्मेदारी का यहाँ पर हम संपूर्ण तौर पर संतुलन भी करेंगे और कंपेयर करेंगे कि आखिर ये चीजें होती क्या है। तो देखिए, बात को जरा समझते हैं। सबसे पहले फिटमैन फैक्टर को समझना होगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों के डिमांड यही आए थे कि ये फिटमैन फैक्टर होता क्या है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो फिटमैन फैक्टर एक संज्ञात्मक गुणात्मक है जो वेतन संरचनाओं को संशोधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब जो भी आपकी सैलरी होती है उसके लिए इसको लागू किया जाता है। कैसे लागू किया जाता है ये मैंने 8वें कमीशन की वीडियो में आपको बेहतर तरीके से समझाया था। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन में समान वृद्धि सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य होता है, कि समान तौर पर सबको एक तरीके से समान वेतन मिल सके, उनकी योग्यता और क्वालिफिकेशन और जॉब के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अगर इसका महत्व देखें तो वेतन गणनाओं को मानकीकृत करना, मूल वेतन और महंगाई भत्ता जिसके डीए बोला जाता है, और गृह किराए भत्ता जैसे एचआर जैसे अन्य वेतन घटकों को प्रभावित करता है मूल तौर पर फिटमैन फैक्टर। तो फिटमैन फैक्टर स्पष्ट तौर पर देखा जाए तो फिटमैन फैक्टर एक प्रकार का संज्ञात्मक गुणांक है जो वेतन संरचनाओं को संशोधित करने के लिए उपयोगी तौर पर इसको जोड़ा गया था। बात को अगर हम समझते हैं तो यहाँ पर आप आगे लेके जाएंगे तो वेतन आयोग की क्या भूमिका थी, आखिर इसको क्यों जोड़ा गया और आखिर क्यों जोड़ा गया, अब बात आती है यहाँ पर। देखिए, वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचनाओं की समीक्षा करते हैं और वो सिफारिश देते हैं कि भविष्य में फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए। महंगाई भत्ते के आधार पर इसको डिसाइड किया जाता है, आपकी क्वालिफिकेशन और जॉब के अकॉर्डिंग में इनको डिसाइड किया जाता है कि सबका रहता समान है, लेकिन कितने से मल्टीप्लाई की जाए फिटमैन फैक्टर। तो फिटमैन फैक्टर जैसे अब देखा जाए तो संभावित है कितना होगा, इसकी चर्चा भी मैं आज की वीडियो में आपके साथ बिल्कुल क्लियर करूंगा। कि कुछ लोगों के डाउट आए थे उस वीडियो में कि कोई बता रहा था 1 पॉइंट कुछ, कोई बता रहा था 2.2, तो ये कैसे चेंजिंग हुई इन पर भी हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिटमैन फैक्टर वेतन संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उल्लेखनीय वेतन आयोग की बात करें तो छठा वेतन आयोग जो आया था 2006 से 2015 तक चला। सातवां वेतन आयोग 2016 से वर्तमान तक चल रहा है। तो सातवां वेतन आयोग फिलहाल इस समय चल रहा है, लेकिन चर्चा जो हो रही है वो आठवें वेतन आयोग को लेकर चल रही है। क्यों चर्चा चल रही है इस बात को जरा समझें, क्योंकि छठा वेतन आयोग जो था इसमें फिटमैन फैक्टर जोड़ा गया था। क्या जरूरत पड़ी, क्यों जोड़ा गया, अब इस बात को जरा समझें। भाई 2008 में लागू हुआ फिटमैन फैक्टर, और फैक्टर जो था उस समय कितना था तो 1.86 था। कुछ बच्चों के माइंड आए थे, कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि सर ये तो 1.86 होगा। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, आपने जो मैसेज करा 1.86 होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन वो कौन सा वेतन आयोग था, वो छठे वेतन आयोग की मैं बात कर रहा हूं। छठा वेतन आयोग जो था उसमें 1.86 था। यहां पर देखें, वेतन संरचना को सरल बनाया गया और पेवेंट और ग्रे पे पेश किए गए इसके तहत, छठे वेतन आयोग के तहत। यहां पर अगर सूत्र की बात करें तो कैसे करा गया, संशोधित मूल वेतन जो होता है पूर्व परिवर्तित वेतन और कितने से 1.86 से इसकी मल्टीप्लाई की गई, और साथ में जो ग्रेड पे होता है आपका उसको इसके साथ जोड़कर पहली बार फिटमैन फैक्टर डिसाइड किया गया। जैसे मान लेते हैं पूर्व परिवर्तित मूल वेतन किसी का मान लेते हैं 10,000 रुपए है, तो भाई 10,000 और ग्रे पे वेतन कितना है 2400 का। आप जॉब के लिए जाते हैं, बच्चे फॉर्म भरते हैं, या जो लोग इस समय सरकारी नौकरी करते हैं उनको पता होगा ग्रेड पे क्या होता है। तो संशोधित मूल वेतन कितना है आपका 10,000। ग्रेड पे जो रखा गया था, फिटमेंट फैक्टर जो रखा गया था 1.86 जोड़ा गया था छठे वेतन आयोग में। भाई इतने से इससे मल्टीप्लाई कर दी,
और साथ में आपका जो ग्रेड पे है वो जोड़कर 21,600 निकलता है, जो आपकी सैलरी बनती है। तो सैलरी जो बनी वो आपकी फिटमेंट फैक्टर जो पहली बार जोड़ा गया था वो आपके छठे वेतन आयोग में जोड़ा गया था। दूसरी अगर हम बात समझते हैं तो यहाँ पर छठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर का इसका प्रभाव क्या पड़ा? आखिर क्यों जोड़ा गया? इससे सकल वेतन में पर्याप्त वृद्धि हुई। अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग होगा जो पुरानी नौकरी कर रहे होंगे, उनसे पूछना पहले सैलरी कहाँ थी? इस सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी में बढ़ोतरी जो हुई है मोस्टली 2006 के बाद ही हुई थी, जब फिटमैन फैक्टर को जोड़ा गया। उससे पहले लोगों की सैलरी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। तो सकल वेतन में पर्याप्त वृद्धि की होगी। इसके बाद कर्मचारियों की संतुष्टि में सुधार हुआ, लेकिन एक चुनौतियां बनकर आई कि ग्रेड पे के कारण कुछ जटिलताएं आई। फिर किसी का ग्रेड पे भाई 2400 था, किसी का 2000 था, किसी का 4200 था, किसी का 9600 था। ये जो दिक्कत थी, इस दिक्कत में संशोधन किया गया। कैसे किया गया? क्योंकि विभिन्न स्तरों में कुल वेतन में भिन्नता जो आई वो ठीक था। फिटमेन फैक्टर सबका 1.86 कर दिया गया और फिक्स कर दिया कि इतनी सैलरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन गैप जो दिखाई दे रहा था वो दिखाई दे रहा था ग्रेड पे के तहत। तो इसमें क्या संशोधन किया गया? इसमें फिर यह करा गया कि सातवां वेतन आयोग जो था उसके फिटमैन फैक्टर में भाई 2016 में लागू किया गया। पहले 1.86 था और बढ़ के कितना हो गया? 2.57। अब यहां पर संशोधन किया गया। क्या करा गया? वेतन संरचना को और सरल बनाया गया। कैसे? पे ग्रेड और ग्रेड पे की जगह पे मैट्रिक सूत्र लागू करा गया। मतलब पूर्व परिवर्तित जो वेतन था, आपका पे बैंड और ग्रेड पे जो था, इनको एक साथ जोड़ दिया गया और इसमें पूर्व परिवर्तित के साथ से मल्टीप्लाई कितने से कर दी गई? 2.57 के साथ कर दी गई। जैसे पूर्व परिवर्तित मूल वेतन जो भी आपका छठे वेतन आयोग में रहा होगा, उसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दी गई कितने से? 2.57 से। इसके बाद ज्यादा जो बढ़ोतरी दिखाई देती है वो 2016 के बाद दिखाई दी, जब सातवां वेतन आयोग लागू किया गया। तो यहां पर क्या करा गया? पेवेंट और ग्रेड पे को एक साथ जोड़कर पे मैट्रिक्स की जगह जोड़ दिया गया और एक नया फार्मूला बनाया गया। पूर्व परिवर्तित 2000 छठे वेतन आयोग में जो आपकी सैलरी थी, डायरेक्ट उससे उसकी मल्टीप्लाई कर दी गई 2.57 से। तो मैं मानता हूं बात बिल्कुल अब क्लियर हो रही होगी। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर का क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि वेतन गणना में सरलता आई, क्योंकि वहां पर पे ग्रेड को अलग से जोड़ा जा रहा था और पे ग्रेड जो था सबका अलग अलग था, जिसके आधार पर सैलरी में बहुत ज्यादा अंतर दिखाई दे रहा था। महंगाई भत्ता, डीए और गृह किराए भत्ता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। बिल्कुल भाई, डिपेंड करता है आप जो जॉब करते हैं किस जगह करते हैं। अगर मेट्रो सिटी में है तो वहां पर आपको आपका गृह भत्ता जो होगा वो ज्यादा मिलेगा। किसी नॉर्मल जगह करते हैं तो वहां पर आपको महंगाई भत्ता और गृह भत्ता जो होता है वो आपको कम मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी बनती आई सरकार के सामने। सरकारी वित्त पर बड़ा बोझ बिल्कुल बढ़ेगा भाई, क्योंकि यहां पर 2.57 एकदम बढ़ोतरी हुई। दूसरा, भविष्य के लिए वेतन के लिए बढ़ती अपेक्षाएं बढ़ गई, क्योंकि तभी तो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप सरकारी नौकरी की तैयारी? क्योंकि यहाँ पर एक तो आपका भविष्य बिल्कुल फिक्स है और हर 10 साल में वेतन आयोग लग जाएगा, जिससे आपकी जो आय है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। अब कितनी हो जाती है इसको भी जरा समझ लीजिए आप। यहाँ पर अगर आप आएंगे थोड़ा कंपेयर करो। फिर देखो छठे और सातवें वेतन आयोग को अगर देखेंगे तो फिटमेंट फैक्टर पहले कितना था? 1.86 छठे वेतन आयोग में लागू किया गया इसको, ठीक है ना? बढ़ के कितना हो गया? 2.57। तो मूल वेतन में वृद्धि पहले कितनी हो रही थी? भाई मूल वेतन में जो छठा वेतन आयोग था उसमें 86% की वृद्धि हुई। लेकिन सातवें वेतन आयोग में आते हैं तो 157% की वृद्धि यहां पर साथ साथ दिखाई देती है। और वेतन संरचना की बात करें तो छठे वेतन आयोग में पे बैंड और ग्रेड पे को अलग अलग रखा गया, दोनों को अलग जोड़कर तब सैलरी बनती थी। यहाँ पर पे मैट्रिक बनाया गया, इन दोनों को एक साथ जोड़कर और उसकी मल्टीप्लाई 2.57 से कर देते थे, इससे लागू करा गया। भत्ते पर इस पर मध्यम प्रभाव पड़ा, मध्यम तौर पर प्रभाव दिखाई दिया। लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन जो दिखाई देता है वो सातवें वेतन आयोग से आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। भाई उच्च फिटमैन फैक्टर लागू करने की चुनौतियों की अगर हम बात करें तो जो लोग इकोनॉमिक्स के जानकार होंगे वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। राजकोषीय तनाव बढ़ेगा। ये राजकोषीय का होता है। फिर बढ़े हुए वेतन व्यय से सरकारी वित्त पर इसका सीधा सीधा दबाव दिखाई देता है। महंगाई की बात करें तो अधिक डिस्पोजेबल आय से महंगाई बढ़ने की संभावना बढ़ती हुई दिखाई देती है। और अपेक्षाएं बात करें तो भविष्य में उच्च फिटमैन फैक्टर की मांग उठेगी, क्योंकि यहां पर अगर हम बात करते हैं तो अभी 2.57 है, लेकिन वहां पर
2.87 या 86 होने की संभावना बनती है 8 में वेतन आयोग में। कुछ विशेषज्ञों की माने तो वो हो सकता है 3 से ऊपर भी जा सकती है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स करके कहा कि ये 1.87 के आसपास रहेगी। ये तो भविष्य की बात है कि कितना रहेगा, लेकिन एक कल्पना की जा सकती है, कंपेयर किया जा सकता है। कोई मैं अपनी तरफ से कोई राय आपको नहीं दे रहा हूं, जो विशेषज्ञ लोग बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं बात यहां पर आपके सामने कर रहा हूं। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 8वें वेतन आयोग की बात करें, क्योंकि अब तो बात हम वर्तमान की करें, क्योंकि यहां पर हमारी जो वीडियो है वो फोकस जो था फिटमैन फैक्टर का था, और फिटमैन फैक्टर कब लागू किया गया, ये क्या होता है, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट्स करें, मैं आपको उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के दूंगा। अब यहां पर देखिए, 8वें वेतन आयोग की अगर संभावनाओं की बात करें तो संभावित फिटमैन फैक्टर 2.87 रहने की संभावना है। इसके आसपास हो सकता है कम हो जाए। आपने सुझाव मुझे दिया था, लेकिन मैं जो विशेषज्ञ हैं, न्यूज़पेपर के कट है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। मूल वेतन कितना में वृद्धि होगी? भाई वहां पर 86% हुआ, वहां 157 हो गया, तो यहां पर 200 से 250% की वृद्धि होने की संभावना बनती है सीधी सी। स्थिरता की आवश्यकता है। प्रदर्शन आधारित वेतन प्रणाली पर विचार करने की आवश्यकता है बिल्कुल, क्योंकि स्थिर होना चाहिए, क्योंकि इस तरह बढ़ता रहेगा तो ऐसा भविष्य में महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा। ठीक है ना? कर्मचारियों की अपेक्षा और आर्थिक स्थिरता के बीच में संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है, क्योंकि अचानक इतनी ज्यादा वृद्धि कर दी जाएगी तो सामान्य व्यक्ति को दिक्कत भविष्य में आ सकती है। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो फिटमैन फैक्टर का अगर संतुलन देखा जाए, तो यहां पर अगर आप संतुलन देखेंगे तो फिटमैन फैक्टर वेतन आयोग में वेतन संशोधन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 गुणक के साथ बड़े बदलाव किए गए, जो अधिक लाभ प्रदान करते हैं लेकिन वित्तीय चुनौतियां पेश करते हैं। जबकि भविष्य के वेतन आयोग को महंगाई, कर्मचारी कल्याण और आर्थिक स्थिरता को संबोधित करना इसका मूल लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, तो मैं मानता हूं आपको फिटमैन फैक्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं मानता हूं कि जो अब आपके डाउट थे वो डाउट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, और जो भी आपके डाउट थे मैंने पूरी कोशिश करी, सभी बच्चों के मैंने कमेंट्स पढ़े, जो विशेषज्ञ थे उन लोगों ने भी कुछ राय दी मुझे, तो उसके आधार पर आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगर फिर भी कोई डाउट अगर आपके रह गया हो, कोई भी डाउट अगर आपको लगता हो कि इस पे भी विचार करना चाहिए, तो उसके लिए भी एक नई वीडियो मैं आपके सामने जल्दी ही लेकर आऊँगा, अगर आपका कोई सुझाव हो। तो वीडियो बेहतर लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी साथियों को बताएँ। धन्य